नमस्कार। आज के वीडियो में हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के कार्यों और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वृहद मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। अब इसमें सबसे पहले आयरन है। आयरन को या लोह को पादप जो है फेरिक आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग फेरस आयनों के रूप में किया जाता है। पादप के अंदर उपयोग फेरस आयनों के रूप में। आयरन और कॉपर दोनों के कुछ कार्य एक जैसे हैं। कॉपर वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों मुख्य रूप से ऑक्सीकरण अपचयन संबंधित प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन संबंधित प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करते हैं। ठीक है। जब फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फेरिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बदल जाता है फेरस में, इसका अपचयन हो गया, और फेरस इलेक्ट्रॉन त्याग कर वापस फेरिक में बदल जाता है, यह ऑक्सीकरण हो गया। तो रिडॉक्स अभिक्रियाओं में ये भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों का एक कॉमन प्रक्रिया है। मुख्य रूप से जो अन्य कार्य बताया गया है कि ये कोशिका विभाजन में, श्वसन में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको अभी बताया है कि किस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत होते हैं, उसमें काम आते हैं। ठीक है, ये फाइटोफेरिटीन का एक स्थायी अवयव है और जो केंद्र के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ का जाल पाया जाता है उसमें भी ये पाया जाता है। ये साइटोक्रोम नाम के वर्णक का एक में उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होता है। क्रेब्स चक्र में एकोनिटेज नाम का एक एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्र श्वसन वाला जो चैप्टर उसका बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, एक भाग है। बोर्ड परीक्षा में बड़े प्रश्न भी इनसे प्राय पूछे जाते हैं। उसमें एकोनिटेज आएगा। ऐसे ही कैटेलेज एंजाइम है। अलग अलग एंजाइम में ये सक्रिय कारक के रूप में भाग लेता है। इसकी कमी से क्लोरोसिस लिखा है युवा पत्तियों में। युवा पत्तियों में इसका मतलब अचल हो गया है ना। अचल या अगतिशील पोषक तत्व हो गए। यदि गतिशील होता तो पहले प्रौढ़ पत्तियों में इसकी कमी के लक्षण दिखते हैं। क्लोरोसिस की जगह इस यहाँ पे भी इंटरवीनल क्लोरोसिस लिखना चाहिए, जैसे कल हमने मैग्नीशियम में देखा था कि मैग्नीशियम में इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है। अंतरसीरीय हरिमाहीनता वही आयरन में है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें साथ में जोड़ देना चाहिए अंतरसीरीय। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में अनियमितता हो जाती है। इसकी कमी से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है और पादप की वृद्धि धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। ठीक है। अगला है मैंगनीज। ये सब जो सूक्ष्म मात्रिक एक बार ध्यान से देखें, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, निकल है ना, जिंक है, कॉपर है, इनमें से अधिकांश, एक क्लोरीन को अपन छोड़ दें, अधिकांश इनमें ये सब के सब किस आवर्त सारणी की बात करें तो डी ब्लॉक के सदस्य हैं ये सब, है ना। और इनकी यदि इनकी मात्रा जो पादप को चाहिए वो है 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क भार। यदि इनकी मात्रा 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क भार से ज़्यादा हो जाती है तो ये विषैला प्रभाव डालते हैं। तो बहुत आवश्यक है, लेकिन छोटी मात्रा में आवश्यक है। अधिकता पादप के लिए नुकसानदायक है इनकी। मैंगनीज को पादप Mn2+ के रूप में अवशोषित करते हैं। ये भी श्वसन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अन्य के प्रकाश संश्लेषण के कई सारे एंजाइम का सक्रिय कारक के रूप में भाग लेते हैं। हरित लवक के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये अति महत्वपूर्ण है। हम इस चीज़ को क्लोराइड में भी जोड़ेंगे। क्लोराइड में लिखा हुआ नहीं है, आपके इस पाठ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जब ये टॉपिक आएगा तब वहाँ पे इन दोनों नाम आएगा, Mn2+ और Cl-। ये दोनों प्रयुक्त होते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब जल का प्रकाशिक अपघटन। प्रकाश संश्लेषण की जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसकी कार्य प्रणाली में सबसे पहला टॉपिक ये आएगा। सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल का प्रकाशिक अपघटन होने से पानी टूट जाता है H+ और E- में। E- मतलब इलेक्ट्रॉन में, और साथ में
जल का ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है ये प्रकाशिक अपघटन से। जल के प्रकाशिक अपघटन से H+ बने, इलेक्ट्रॉन बने और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। इस प्रकाशिक अपघटन के लिए Mn2+ और Cl- की उपस्थिति अनिवार्य है। Cl- के कार्य में इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। और ये देखो एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें अपनी किताब में से है जो अलग अलग चैप्टर्स में आती है। जैसे कल हमने पोटेशियम वाला देखा, तो पोटेशियम रंध्र खोलने बंद करने की क्रिया में, है ना। और आप ये एक बात अपने समझ में चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपके काम उपयोग की चीज़ें हैं, चाहे नोट्स हो, चाहे पढ़ाई वाले लेक्चर्स हो, सबसे ज़्यादा जो आपके काम आएगी वो आपकी किताब है, पुस्तक है। और किताब को जब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कंपलसरी रूप से एक एक लाइन पढ़नी चाहिए अपने को। तो कोई भी चीज़ हम लोग जब पढ़ते हैं तो सीधा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि यही टॉपिक, ये बात इस पार्ट में भी आई है। तो कई बार हमें याद नहीं रहती, तो हमें क्या करना चाहिए कि हाइपरलिंक जैसे करते हैं ना, वैसे कर देना चाहिए। जैसे इधर ये हमने कल देखा था पोटेशियम में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। तो यहाँ पे अंडरलाइन करके पेज नंबर लिख देना चाहिए जिस पेज में हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है। कहाँ पढ़ी थी हमने? पिछले चैप्टर में रंध्रों के खुलने बंद होने में यहाँ पे पढ़ी थी। ये देखो लेविट का जो सिद्धांत है ये, तो इधर लिख देना चाहिए पेज नंबर, अंडरलाइन करके इधर पोटेशियम आयन पर इधर लिख देना चाहिए पेज नंबर 48 या 49 जो भी था वो, और ये पेज है 42, तो वहाँ पे अपने को लिख देना चाहिए पेज 42 जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे। ये बात आपको जब अध्ययन करोगे बाद में जब कभी भी, तो बहुत ही उपयोगी होगा। वहाँ पे 49 लिख दिया, इधर लिख देंगे पेज नंबर 42, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप वो रंध्र खुलने बंद होने वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन वाला, और हो सकता है 10-15 दिन बाद आप ये खनिज पोषण वाला चैप्टर पढ़ें, है ना। तो जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे पेज 42 है, तो आपको या तो तुरंत अपने आप याद आ जाएगा, नहीं तो आप फिर पेज नंबर 42 खोल के देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 42 पर इसका कहाँ पे आया है वर्णन, है ना। तो ये आप एक आदत डालनी चाहिए हर किताब में, ऐसा अपने को प्रयास करना चाहिए। तो ये फोटोलाइसिस वाला जब पोर्शन आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये किस कहाँ पे अपना उल्लेख हुआ था। फिर देखते हैं इसकी कमी से, मैंगनीज की कमी से जो लक्षण है वो है कि क्लोरोसिस दिखाई देता है, यंग एंड मेच्योर लीव्स दोनों में दिखाई देता है, ये कह रहा है। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, मूलों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, और इसकी कमी से कुछ विशिष्ट रोग हो जाते हैं। 2 रोगों का नाम बताया है, ग्रे स्पीक ऑफ ओट, SPECK होगा ये, SPEE नहीं होगा, SPECK ऑफ ओट। ओट आपने पता ही, ओट्स काफ़ी टीवी विज्ञापन वगैरह देखते हैं आजकल, ऐसा एक अच्छा धान माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, जई बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा है मार्स स्पॉट ऑफ पी। मार्स मतलब होता है कीचड़, कीचड़ जैसे धब्बे, पी मतलब मटर में। तो दोनों के चित्र दिखाता हूँ मैं आपको, पहले ग्रे स्पीक ऑफ ओट और फिर मार्स स्पॉट ऑफ ये जई वाला जो रोग है, ग्रे स्पीक ऑफ ओट, ये वो रोग है। और ये मटर वाला मार्स स्पॉट, ये कीचड़ जैसे धब्बे मटर में, ठीक है। ये मार्स स्पॉट, ये किसकी डेफिशिएंसी से है? मैंगनीज की कमी के कारण से। बोरोन, बोरोन बोरेट आयनों के रूप में अवशोषित होता है, और यदि मृदा में कैल्शियम हो तो कैल्शियम जो है कैल्शियम आयनों के साथ क्रिया करके ये कैल्शियम बोरेट बना लेते हैं, कैल्शियम बोरेट बना लेते हैं। ऐसी मृदा से मूल जो है बोरोन का अवशोषण नहीं कर पाता है, बोरोन का अवशोषण नहीं कर पाता है। तो कैल्शियम यदि अधिक है मृदा में तो
पादप जो मृदा में बोरोन है वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम बोरेट बना लेते हैं और उनका अवशोषण नहीं हो पाता, तो इसके कारण से पादप में बोरोन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये बोरोन क्या क्या काम आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में, एक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कार्यों में एक अति महत्वपूर्ण अब चीज़ आएगी, वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पराग कणों के अंकुरण में बोरोन का अति महत्वपूर्ण भूमिका है। पराग कणों के अंकुरण में कहाँ होते थे पराग कण अंकुरित? वर्तिकाग्र पर हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब वर्तिकाग्र पर बोरोन आयन पाए जाते हैं, बोरोन पाए जाते हैं। ठीक है, कमी से जो लक्षण होंगे वो है डार्क ग्रीन थिक लीव्स बोला है कि गहरी हरी रंग की मोटी मोटी पत्तियां हो जाती है, विशेषकर तंबाकू में ये रोग होता है। तंबाकू में अब ये एक चित्र से दिखाएंगे। डीजनरेशन ऑफ स्टोरेज एंड सक्लेंट टिश्यू की संग्रहणकारी उत्तक और जो जल अवशोषणकारी उत्तक है उनकी कमी हो जाती है और प्राय पुष्प जो है वो बंदे रह जाते हैं। स्टेराइल मतलब बंदे, बंदे मतलब जनन अक्षम, जनन अक्षम, और जनन सक्षम को कहेंगे उर्वर या फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल जो जनन योग्य हो, फर्टाइल जो जनन अयोग्य हो, जनन अक्षम हो, वो स्टेराइल। तो ये आपको डार्क ग्रीन थिक लीव्स दिखाते हैं तंबाकू में। ये है, इस पत्ती को आप देख सकते हैं ज़्यादा गहरी हरी रंग की है, यहाँ पे भी दिख रही है साइड में गहरी हरी रंग की, ये थोड़ी कम गहरी है, ये ज़्यादा गहरी। और इसकी ये देखो मोटा हो गया, ये पर्णशिरा भी मोटी हो गई है और साइड से भी ये पत्ती अन्य पत्तियों की तुलना में ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो ये बोरोन की कमी वाला हो गया। इन्हें परागकण के अंकुरण वाला कार्य याद रखना है। जिंक, जिंक को Zn2+ के रूप में अवशोषित होता है अनेक एंजाइम में, ये एक महत्वपूर्ण अवयव है, मुख्य रूप से कार्बोक्सिलेज में, और फास्फोरस के अवशोषण को भी ये नियमित करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि हम बात करें तो यह है कि यह पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सिन, तो ऑक्सिन वाला भी अपना चैप्टर आएगा। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, पादप ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, पीजीआरस बोलते हैं उनको। पहले प्लांट हार्मोन्स बोलते थे, आजकल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं इनको। तो ये IAA इंडोल एसिटिक अम्ल है। इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सिन का ही रासायनिक नाम है। मुख्यतः ऑक्सिन, जो मुख्य ऑक्सिन है वो इंडोल एसिटिक अम्ल ही है। ठीक है, अब इसकी कमी से लक्षण, त्रुटिजन्य लक्षण दिखेंगे। नेक्रोटिक एरिया सीन इन लीव्स, पत्तियां में वो उत्तक क्षय वाले क्षेत्र दिखाई देंगे। पत्तियां छोटी रह जाती है कि पत्तियों का जो व्यास है, परिधि जो है, पेरीमीटर, वो घट जाता है, छोटी हो जाती है। और फ्लोएम अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। अब पत्तियों का जो परिधि छोटी हो जाती है, इसका मतलब पत्तियां छोटी हो जाएगी। तो मुख्य जो रोग है इसके कारण से वो है लिटिल लीफ डिजीज। ठीक है, मुख्य रूप से आलू में, मिर्च में, सोलेनेसी कुल के सदस्यों में, बैंगन में, टमाटर में। लघुपर्ण रोग, ठीक है, लघुपर्ण रोग जिंक की कमी से है, तो आपको लघुपर्ण रोग बैंगन में दिखाते हैं। आपको पता है सोलेनेसी कुल में होता है। तो बैंगन की सामान्य पत्तियां देखो ऐसी बड़ी बड़ी होती है, बैंगन भी दिख रहे हैं, साथ में पत्तियां भी दिख रही होंगी। अब ये देखो बड़ी बड़ी पत्तियां, बड़ी पत्तियां होती है ना। अब लघुपर्ण रोग हो जाता है, तब देखो ये लघुपर्ण रोग बैंगन का, ये पत्तियां छोटी छोटी होगी, कुछ पत्तियां बड़ी बड़ी है, ये देखो ये थोड़ी बड़ी है, ये वाली भी बड़ी दिख रही है, इधर भी बड़ी दिख रही है, लेकिन ये छोटे छोटी पत्तियां होने लग गई है। ठीक है, ये बैंगन का लघुपर्ण रोग। अब स्पष्ट दिख रहा है, ये देखो बड़ी पत्ती, बड़ी पत्ती, ये छोटी छोटी पत्तियां। कॉपर, कॉपर आपको बताया था जिस प्रकार आयरन ऑक्सीकरण अपचयन वाली क्रियाओं में भाग लेता है, वैसे ये भी है। तो ये
जैसे आयरन भी Fe3+ Fe2+ के रूप में मिलता है, वैसे ये भी Cu2+ और Cu+ के रूप में होता है। दोनों रूपों में ही अवशोषित मृदा द्वारा मूल द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में। जैसे आपको फेरिक और फेरस का बताया था, वैसे ही इसमें कि Cu2+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu+ में बदल जाता है और Cu+ इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cu2+ में बदल जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया। इलेक्ट्रॉन त्यागना तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये हो गया अपचयन। इनमें ये कार्य करते हैं। फिर एक प्लास्टोसाइनिन नाम का एक अवयव है, उसमें पाया जाता है। जहाँ कहीं भी साइनिन, साइनो ऐसे शब्द आए, वो सब कॉपर से संबंधित है और सब का रंग नीला होता है। आपने सुना होगा मोलस्का संघ जो है, उनके जंतुओं का में बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिनके रक्त का रंग नीला होता है। उसका कारण था कि उनमें श्वसन वर्धक हीमोसाइनिन पाया जाता है ना। तो साइनिन वो कॉपर युक्त है। हमारे हीमोग्लोबिन है तो हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का है। ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वगैरह में है। इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य करते हैं श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में। इसकी कमी से पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी डिसऑर्ट हो जाएंगी, पत्तियों के शीर्ष सफ़ेद हो जाएंगे। डाईबैक रोग है, डाईबैक रोग ऑफ सिट्रस नींबू वंश के, नींबू कुल के सदस्यों में है, नींबू वंश है और सिट्रेसीज का कुल है, तो नींबू संतरा वगैरह में ये रोग होता है डाईबैक रोग मतलब अंग जो है विशेषकर पत्तियां, तने, ये मृत होकर गिरते रहते हैं। तो इसका भी आपको एक चित्र दिखाते हैं डाईबैक रोग वाला। ये संतरे के पादप का है और ये देखो सूख गई ये पत्तियां, ये डाईबैक रोग के कारण से डाईबैक रोग है। फिर मोलिब्डेनम, ये भी एक अति महत्वपूर्ण चीज़ में आएगा। इसका उल्लेख नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग नाइट्रोजिनेज एंजाइम पढ़ेंगे। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य अवयव, मुख्य कारक ये है। ठीक है, मृदा में बहुत कम मात्रा मिलता है, पादप इसे मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित करता है। इट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज का मुख्य अवयव है। ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त होगा। कमी से मॉटलिंग ऑफ लीव्स, कल दिखाया था आपको चित्र पिछले वीडियो में, छिपकेदार धब्बेदार पत्तियाँ हो जाती है और इसका एक प्रमुख लक्षण है क्लोरोसिस, हरिमाहीनता और पुष्प कम लगेंगे, ये भी इसकी कमी के लक्षण हैं। ठीक है, मोलिब्डेनम की कमी से एक महत्वपूर्ण रोग है विपटेल डिजीज सीन इन कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी में विपटेल डिजीज का मतलब हो गया, विप बोलते हैं कोड़ा, जिसे लोगों को मारा जाता है उसके लिए काम में लेते हैं ना, इतने कोड़े की सजा दी गई वो विप। और वैसी इसमें बीमारी जो कोड़े जैसी पत्तियां हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां हो जाती है, बात ये। ठीक है, जैसे स्प्रिंग जैसी, या ये पत्तियां सीधी नहीं रहकर मुड़ जाती है कोड़े जैसी, ये विपटेल डिजीज है। ठीक है, अंतिम दो क्लोरीन, इसमें एक चीज़ जोड़ना है आपको, कहा इसमें नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखा हुआ है, कौन सा? तो यहाँ पे जोड़ना है, फोटोलाइसिस यानी जल का प्रकाशिक अपघटन वाला पोर्शन यहाँ पे जोड़ना है। महत्वपूर्ण चीज़ है, क्लोराइड आयनों के रूप में अवशोषित होता है। क्लोराइड जो है जल में घुलनशील है और इसको आसानी से अवशोषित कर लेता है और ये किसी भी जैव रसायन का अवयव नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में और इलेक्ट्रिक आवेश संतुलन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से धब्बेदार क्लोरोसिस हो जाता है यानी हरिमाहीनता,
और इसके कारण से फलों का निर्माण भी घट जाता है। निकल जो अंतिम पोषक तत्व है, अनिवार्य पोषक तत्व है, और इसको अनिवार्य पोषक तत्व की संज्ञा दी डाल्टन ने 1988 में। वो डाल्टन नहीं जो परमाणु सिद्धांत वगैरह दिए थे, वो काफ़ी पुराना था डाल्टन, ये दूसरा कोई डाल्टन है। निकल इज नाइदर द कंपोनेंट ऑफ मेन बायोकेमिकल और नॉर इट्स डेफिशिएंसी इफेक्ट्स आर नोन। ये किसी भी जैव रसायन का अवयव नहीं है, जैसे क्लोरीन में ही पटा है, और इसकी कमी के जो लक्षण है वो भी ज्ञात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक अनिवार्य अवयव है यूरिएज एंजाइम का। यूरिएज एंजाइम जो यूरिया के उपापचय से संबंधित है, उसका अनिवार्य एक अवयव है, ठीक है। पादपों में Ni2+ के रूप में उपलब्ध रहता है। फिर आगामी पैराग्राफ में जो आपको पहले बात बता दी थी वही है कि लक्षण कहाँ दिखाई देंगे। यदि पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो गतिशील थे। गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण पुराने अंगों, पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे। तो इसका उदाहरण है मोबाइल एलिमेंट कहेंगे इनको, गतिशील। उदाहरण दिया NPK, Mg, Zn, MO, है ना। और इमोबाइल या अगतिशील जो होंगे, इनके लक्षण पहले युवा पत्तियों में दिखाई देंगे। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ इसने जोड़ा नहीं है, कैल्शियम जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम तो होगा ही इसका सदस्य, कैल्शियम, सल्फर, सबसे पहले इन दो ही नाम को हम लोग उल्लेख करते हैं, है ना। सिर्फ दो कहें तो कैल्शियम और सल्फर का सबसे पहले उल्लेख करेंगे अगतिशील में। और कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है कि दो, जैसे कैल्शियम और बोरोन का कॉम्बिनेशन था कि बोरोन कैल्शियम के साथ में कैल्शियम बोरेट बना लेता है, जिसके कारण से अवशोषण नहीं हो पाता, तो कैल्शियम बोरोन दोनों की कमी हो गई। उसके कारण से डेफिशिएंसीज सिम्टम्स इन टर्मिनल बर्ड्स, अंतस्थ कलिकाएं जो है उनमें कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कल इस चैप्टर का समापन करने का प्रयास करेंगे। कल हम क्रियाविधियों का उल्लेख करेंगे कि किन क्रियाविधियों जल खनिज पोषकों की अवशोषण की कार्य प्रणाली क्या होती, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन सी कार्य प्रणालियाँ हैं, ठीक है। और आपको जल अवशोषण वाले टॉपिक के साथ में बताया था जल अवशोषण की क्रियाविधि और खनिज जो पोषक है उनके अवशोषण की क्रियाविधि दोनों भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो कल इसको पढ़ेंगे, कल ये इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, ठीक है। धन्यवाद। एक ये बीच में एक आपकी बुक में एक चित्र दिया गया है, इसमें सभी पोषकों की कमी के लक्षणों को उल्लेखित किया गया है, ये आप देख लेना।